सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। आने वाले वक्त में देश की दशा और दिशा कैसी होगी, इसकी पूरी झलक अंतरिम बजट में देखने को मिलती है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सनसेट टीवी में। वेलकम सर, इस पूरे बजट पर अगर नज़र डालें जी, तो आपके नज़रिए से किस तरह का ये बजट है और किन एरियाज में ज़्यादा फोकस किया गया है? जैसा फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्पीच है उससे साफ झलक आती है कि ये बजट दो चीज़ों को मुख्य ध्यान में रखकर बनाया गया है। पहला ये है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। विकसित देश बनाने का मतलब है कि हमारी इकॉनमी कोई 8-9% से ग्रो हो। वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन असंभव नहीं है। तो बहुत सी इस बजट में जो कदम फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने उठाए हैं, वो देश को 2047 में विकसित भारत बनने के लिए तैयार करने की दिशा में वो कदम है। दूसरा ये है कि 2047 विकसित भारत केवल एक इकॉनमी के एंगल से विकसित भारत नहीं होगा कि हमारी इकॉनमी $30 ट्रिलियन हो जाएगी। उसके साथ साथ देश के हर नागरिक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना, हर एक नागरिक की ज़िंदगी में एक प्रॉस्पेरिटी लाना, जिसको प्रधानमंत्री जी और इस सरकार ने सबका विकास कहा है। तो मैं कहूँगा कि दो मुख्य जो पिलर हैं इस बजट में, मुझे लगता है कि उन पे ये बजट खड़ा किया गया है। वो है कि पहले देश को विकसित भारत बनने की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे लाना, और दूसरा उस प्रोसेस में एक इक्विटी, सभी का विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबको जो है उसका विकास होना चाहिए। कोई उसमें होमलेस नहीं होना चाहिए। सभी के पास जो मूल व्यवस्थाएं हैं वो होनी चाहिए, चाहे घर है, चाहे गुसलखाना है, चाहे लैट्रिन है, चाहे पानी है, एजुकेशन है, उसके पास एक स्किल है, अच्छा स्वास्थ्य है, कुपोषण नहीं है, बीमारी का इलाज कराने के लिए सरकार की ओर से व्यवस्थाएं हैं। तो ये दो चीज़ों को मैं समझता हूँ कि ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया है। युवा, महिला, गरीब और अन्नदाता जो हमारे किसान कहे जाते हैं जी, सामाजिक न्याय का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फोकस सामाजिक न्याय पर रहता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सामाजिक न्याय भी जो सबका विकास है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वो उसी का एक हिस्सा है। सामाजिक न्याय भी उसमें है, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका विकास, एक बहुत बड़ा जो है गोल है। और उसके साथ साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट सबका साथ, सभी को साथ में लेकर। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सरकार एक रेवड़ी कल्चर के द्वारा आपको चीज़ें फ्री में देती रहे। लोगों को इस चीज़ के लिए समर्थ बनाना कि वो अच्छी इनकम कर सकें, उनको एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिल सकें, और वो अपने आप में एक, जैसे देश को हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर, तो हर नागरिक भी अपने आप में एक ग्रेसफुल लाइफ जिए और सेल्फ रिलायंस हो, उसको अवसर भी मिले और वो उन अवसरों का लाभ भी मिले। आम आदमी की बात भी लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं और वो खुद चूँकि ज़मीन से उठ करके एक तरीके से अर्श पर पहुँचे हैं। तो आम आदमी के लिहाज से अगर मैं पूछूं तो इस बजट में आपके नज़रिए से क्या है ऐसा? अब जो आम आदमी है, पहला तो ये है कि जब अच्छी ग्रोथ होती है तो अपने आप उसको कहते हैं कि वो परकोलेट करती है, कि जब हम ज़मीन में पानी देते हैं तो वो नीचे जाता है। तो उस हिसाब से
ऐसे बहुत से एक्सपर्ट हैं जो ये कहते हैं कि काफ़ी हद तक जो ग्रोथ है वो परकोलेट करके नीचे जो है जाती है। मसलन मान लीजिए हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ग्रो करते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रो होगा, सीमेंट की डिमांड आएगी, वहाँ पर ईंटों की डिमांड आएगी, वहाँ स्टील की डिमांड आएगी। अब जब स्टील की डिमांड आएगी तो माइनिंग में जो लोग काम करते हैं उनको जो है एक बेनिफिट मिलेगा। जो स्टील की फैक्ट्री में काम करते हैं, जो सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो एक तो ये है कि आम आदमी को जब हम विकास के साथ जोड़ते हैं तो उसको बेनिफिट मिलता है। लेकिन आम आदमी के लिए जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो ये है कि उसको रोज़गार मिले, और रोज़गार के लिए कई बार ये ज़रूरी होता है कि उसके लिए, अच्छे रोज़गार के लिए उसके पास स्किल हो। तो आपने ये देखा होगा जैसे अब कहा गया कि हम जो लखपति सखी है 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 3 करोड़, तो ये आम आदमी ही है जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब महिला सशक्तिकरण की बात लगातार सेल्फ हेल्प ग्रुप हो रही है जो है, तो 3 करोड़ लखपति दीदियाँ बनाने की बात कही गई है। तो इसी तरह से आप जिस सेक्टर की ओर भी जाएं, आप देखोगे कि उसमें वो सबका विकास जो है उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, और सबका विकास ही जो है एक आम आदमी का विकास होता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम अकेले एक इंडस्ट्री जो है वो ग्रो होगी, कारपोरेट सेक्टर ही ग्रो होगा, तो उस पर एक सही एक बैलेंस रखा गया है कि कारपोरेट सेक्टर को रोल प्ले करना है इकॉनमी को ग्रोथ लाने के लिए, उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन साथ में जो लोग इसका आम आदमी को बेनिफिट हो, जो आपने प्रश्न किया, उनको उसमें रोज़गार मिले, उनको उसमें अच्छा बेस रेट्स मिले, उनके लिए एक कोई एक्सीडेंट हो गया तो कोई इंश्योरेंस का प्रोविज़न होना चाहिए, उनके परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो जैसे स्कीम है आयुष्मान भारत कि 5 लाख तक इंश्योरेंस है, कोई जा सकता है। जिन चीज़ों का पहले एक गरीब आदमी, आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो डर के मारे हॉस्पिटल से चले जाते थे कि यहाँ इतने लाख रुपया लग जाएगा, हम कहाँ से ऑपरेशन कराएंगे अपने परिवार के सदस्य का। लेकिन आयुष्मान भारत में आप देखिए करोड़ों लोगों के परिवारों में इस तरह के लोग जो इलाज के बिना ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती थी, वो चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं और उनको आगे सुदृढ़ किया जा रहा है। ये जो सारे मेजर हैं आप देखोगे, हमारे मेंबर हेल्थ हैं जैसे, तो ये स्कीमें बनती रहती हैं कि इन चीज़ों को यहीं पे नहीं रोकना, इनको सुदृढ़ करना है। अब जैसे आप मकान, जो जिन लोगों के पास हाउसलेस लोग थे, 3 करोड़ का पहले एक टारगेट रूरल एरिया के लिए हम लेकर चले, लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि 3 करोड़ में सभी लोग कवर नहीं हुए, कुछ नए परिवार बन गए जो पुराना एस्टीमेट था। उसके बाद में किसी एक परिवार में 2 बेटे हैं, अलग हो गए तो 2 घर की ज़रूरत पड़ गई, तो 3 करोड़ को अब 5 करोड़ करने का लक्ष्य दिया गया है। तो ये सब आप उसमें जाओ तो बजट की स्पीच को आप नए काम तो हुए हैं, क्योंकि चाहे वो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने की बात हो, या करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन देने की बात हो, या फिर स्किल इंडिया के तहत उनको काम देने की बात हो, तो हर क्षेत्र में ये देखने को मिला है कि लोगों में एक उत्साह भी आया है और काम भी हुए हैं। मैं चूँकि एक महिला है निर्मला जी, उन्होंने लगातार 6ठा बजट पेश किया अपना, ये गर्व की बात है देश के लिए। तो इसके पहले मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश करने का उनको मौका मिला, पी चिदम्बरम को 9 बार, प्रणब मुखर्जी को 8 बार, वाई चौहान को 6-7 बार, मनमोहन सिंह साहब को भी 6 बार। ये 6ठा बजट उनका। इस लिहाज से एक महिला, बतौर महिला की भी चर्चा होना ज़रूरी है। आप कैसे देखते हैं उनके 6ठे बजट को? मतलब चूँकि गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के भी बहुत गंभीर है, जिस तरीके से राज्यसभा में भी अभी जो पैनल डिसाइड किया उपसभापति चेयरमैन साहब ने, उसमें भी ज़्यादातर महिलाएं हैं, तो गवर्नमेंट काफ़ी महिलाओं को लेकर के जो है गंभीर नज़र आ रही है। अब उसमें एक तो कारण ये था कि आज से 6 साल पहले जो महिलाओं का वर्क पार्टिसिपेशन रेट है
वो पुरुषों से आधा भी नहीं था, केवल 23% था। 6 साल में वो वर्क पार्टिसिपेशन रेट बढ़कर 23-24% से अब कोई 35-36% पे आ गया है। तो ये प्रोएक्टिव नीतियां जो सरकार की बनी कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में आएँ। तो अब आप देखिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप चले जाएं, बहुत से ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे जो लड़कियां हैं उनका नंबर लड़कों से भी ज़्यादा है। तो ये कदम है महिला सशक्तिकरण की ओर। और निर्मला जी, क्योंकि आपने जैसे कहा कि वो स्वयं एक महिला है और वो संवेदनशील है इस चीज़ के बारे में, तो ये धीरे धीरे महिलाओं की कारगुजारी जो है उसको बढ़ाना, उनको अवसर देना, टॉप लेवल पे भी बॉटम लेवल पे भी। अब टॉप लेवल पे जैसे आप देखिए जो हाई टेक्नोलॉजी है, अब एक स्टेप लिया गया कि ड्रोन जो है वुमेन को हम एम्पावर करेंगे कि वो ड्रोन वुमेन चलाएंगी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में वुमेन आएंगी। अभी 26 जनवरी को हमने देखा कि जितने भी वो एरोप्लेन, इतना डेयरिंग एक्ट है, उसमें एक मेल पायलट था तो एक फीमेल पायलट भी थी उसके साथ में। तो ये तो टॉप लेवल पे हो गया कि उनका एक एम्पावरमेंट। दूसरा, आगे के लिए उनको एजुकेशन दिलाना ताकि वो रोज़गार में आ सकें। और तीसरा, जो ग्राउंड लेवल पे है, कुछ अपने आप काम करके गुजारा करना चाहती हैं, तो उसमें भी मुद्रा जो लोन है उसमें बहुत ज़्यादा वुमेन और वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं उनको, और ये लखपति दीदी, ये ग्राउंड लेवल पे है कि जो ग्राउंड लेवल पे ही रहकर अपना जीवन कैसे सुधार सकती हैं और अपने आय के स्रोत कैसे सुधार सकती हैं। सिर्फ मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, शुरू से मैं डेवलपमेंट जो है पैटर्न देश के स्टडी करता रहा हूँ। इस गवर्नमेंट का अप्रोच ये रहा है कि हमें दोनों सेक्टर को पैरेलल चलाना है। एक मॉडर्न सेक्टर है, एक ट्रेडिशनल सेक्टर है। एक जो अपवर्डली मोबाइल सोसाइटी के लोग हैं, दूसरा जो अपने आप अपवर्डली मोबाइल नहीं हो सकते। अगेन, उदाहरण के तौर पर, क्या कभी किसी ने सोचा था कि जो रेडी लगाने वाला है, ठेला लगाने वाला है, उसको हम स्वय निधि में लोन देंगे? वो भी एक बार नहीं, आज जो आंकड़ा दिया उन्होंने कि 3-3 बार वो लोन जो है ले चुके हैं। आप किसी से बात करना कि ये लोन जो आपको बैंक से मिलता है 10-12% इंटरेस्ट रेट पे, आप पहले किस इंटरेस्ट रेट पे लेते थे? 30%, 40%, मतलब इस तरह के रेट पे वो लोन रहते थे, लेकिन कोई कभी उनकी जो है बात ही नहीं करता था। तो ये सरकार जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो वीकर कम्युनिटीज़ हैं, जो डेवलपमेंट स्ट्रीम में मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं अपने आप बन पाते, उनकी ओर भी इन्होंने ध्यान दिया कि हमें मॉडर्न सेक्टर को भी डेवलप करना है, जो ट्रेडिशनल है, नेग्लेक्टेड है, उनको भी करना है। और ये काम बड़े कठिन होते हैं। मतलब एक तरीके से जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की जो बात है, उसको लेके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही आगे बढ़ रही है। सर, आपने एक अच्छी बात कही कि आप चूंकि इकोनॉमी के स्टूडेंट रहे हैं और डेवलपमेंट पैटर्न जो रहा है इस देश का, उसको बखूबी आप समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये मौजूदा सरकार है 2014 से लेके अब तक, इसका जो डेवलपमेंट पैटर्न है और इसके पहले की जो सरकारें रही हैं उनका जो डेवलपमेंट पैटर्न था, उन दोनों में बुनियादी फ़र्क आप क्या पाते हैं? एक तो ये है कि पहले भी 5 ईयर प्लान 11वीं 12वीं में भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हुई, लेकिन वो जो बात हुई वो फॉलोड बाय एक्शन नहीं थी। अब इस गवर्नमेंट में कि जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हुई है, उसको बैकअप एक पूरी तरह से एक्शन से बैकअप किया गया है। दूसरा ये था कि एक स्लोगन लगते थे, लेकिन एक उसका कब तक हम उसको पूरा करेंगे वो नहीं था। जैसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मिसेस गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया,
लेकिन जब 2012-13 में उनकी सरकार, पिछली सरकार जो है ख़त्म हुई, तब भी आप देखिए कि कोई 25-30% लोग तब भी डिप्राइव्ड थे और पॉवर्टी के नीचे थे। तो इस सरकार का ये जो टारगेट ये जो रखती है उसका एक टाइम बाउंड है कि हमने 3 करोड़ घर बनाने हैं और इतने साल तक बनाने हैं। हमने हर घर में नल और हर नल में जल इस डेट तक हमने देना है। स्वच्छ भारत का टारगेट हमें इस डेट तक पूरा करना है। प्लस एक और चीज़ जो मैं इनके टाइम में नोटिस की वो है सैचुरेशन, कि ऐसा नहीं कि मोटा मोटा जो है लोग उनको ये बेनिफिट हो गया। इनका एम्फेसिस सैचुरेशन की ओर है कि यदि मेडिकल का कवर दिया है तो जो 100% टारगेटेड पॉपुलेशन है उस तक हमने इसको लेकर जाना है। और साक्षरता का है तो 100%। ऐसा नहीं कि एक परिवार में एक बच्चा स्कूल जाता है तो हम कहेंगे ये एजुकेशन ले रहे हैं। क्या उस परिवार के सभी बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए वो जाते हैं? तो ये एक डिफरेंस है सैचुरेशन अप्रोच में। मतलब एक गार्जियनशिप अप्रोच जो होती है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसको लेकर के गवर्नमेंट जो है आगे बढ़ रही है। अमल गांधीयन अप्रोच प्लस, मैं कहूँगा कि गांधीयन प्लस अप्रोच है ये, कि आप जो गांधी जी का था 5 टीयर्स फ्रॉम एवरी फेस, हर चेहरे से आंसू पूछना, और इनका साथ में ये है कि हम उसको एक परिवार की डेफिनेशन तक ही सीमित नहीं करेंगे, परिवार के हर सदस्य की डेफिनेशन तक ले जाएंगे। वही अंत्योदय की, अगर मैं दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की जो संकल्पना है उसकी बात करूं तो उसके तहत कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। अटल जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का। उस नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाते हुए जय अनुसंधान उसमें जोड़ दिया, क्योंकि अनुसंधान पे कहीं ना कहीं अपने भाषण में भी वो जोर देते रहे और वैज्ञानिकों को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते रहे। तो अनुसंधान के लिहाज से अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बजट में क्या प्रावधान रखा गया है तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अनुसंधान है, पहले एग्रीकल्चर को विकास करने के लिए कोई 2-4 चीज़ें ही चाहिए थी और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही अवेलेबल थी। लेकिन अब जो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट है वो बहुत दूसरे सेक्टर से लिंक हो रही है। जैसे प्रोडक्शन को इंसेंटिव तब अच्छा मिलेगा यदि आप फूड प्रोसेसिंग पैदा करेंगे, या आप सरप्लस हैं यदि आप एक्सपोर्ट करेंगे। इसी तरह रिसर्च में एग्रीकल्चर सेक्टर की रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर रिसर्च के अलावा जो नॉन एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च हो रही है, जैसे उदाहरण के तौर पे जहाँ बिल्कुल क्लियर आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एग्रीकल्चर रिसर्च का विषय नहीं है। डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये एग्रीकल्चर के विषय नहीं है, लेकिन ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो ये है कि चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे इवन CSIR हो, उनकी रिसर्च भी कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर के लिए फ़ायदेमंद है और वहाँ से भी एग्रीकल्चर रिसर्च की फंडिंग होती है। अभी मैंने रिपब्लिक डे की झांकी देखी कि कश्मीर में लवेंडर का जो इतना ग्रोथ हुआ है वो CSIR की झांकी थी। तो वो ICR की झांकी नहीं थी, वो CSIR की झांकी थी। मतलब उससे ये है कि एग्रीकल्चर का जो अनुसंधान है अब वो ICR और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अलावा जो हमारी IITs हैं, जो हमारी DVT के अंडर हैं, DST के अंडर हैं, वो भी रिसर्च कर रही हैं और उनके बजट में एक बहुत बड़ी वृद्धि की गई है। दूसरा, इस बजट में वो पहली बार आया है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ, 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस जिस पे कोई ब्याज नहीं होगा या बहुत कम ब्याज होगा, वो 50 साल में आपको वापस करना है, लेकिन उस पैसे को आपने रिसर्च के लिए यूज़ करना है। यदि आपको 1 लाख करोड़ है वो,
मान लीजिए आप आज 10,000 रुपया लेते हैं उस काम के लिए और 50 साल बाद आपको वापस करना है, उसकी वैल्यू 100 रुपया भी नहीं रहती। 50 साल के बाद इंटरेस्ट की वजह से उसकी वैल्यू 100 रुपया भी नहीं रहती। यानी कि ये एक इंसेंटिव क्रिएट किया गया है कि इस कॉर्पस में से आप पैसा लीजिए और रिसर्च करिए। विशेष तौर पर प्राइवेट सेक्टर और जो युवा कोई फैसिनेट होते हैं नए आइडिया से, वो उसमें रिसर्च करना चाहें, उनका रिसर्च करना। तीसरा, हमारे देश में R&D का परसेंट GDP में कम इसलिए भी है क्योंकि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर का रोल R&D में बहुत कम है। कई देशों में तो R&D में प्राइवेट सेक्टर का रोल पब्लिक सेक्टर से कहीं ज़्यादा है। तो हमें उस दिशा में भी बढ़ना है, इसलिए वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे भी बल दिया गया है। पर ये जो 1 लाख करोड़ का कॉर्पस इन्होंने अनाउंस किया, इससे पहले एक साइंस का और फंड, नेशनल साइंस फंड डिक्लेयर किया था कि हर पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन प्राइवेट सेक्टर से एग्रीमेंट साइन करके मिलके एक रिसर्च करें कि प्राइवेट सेक्टर कहाँ काम करना चाहेगा, उस तरह की रिसर्च करके दें और वो उस तरह की रिसर्च को फंडिंग करेंगे। तो ये एक और विंडो जो है अनुसंधान के लिए क्रिएट की गई है, जिसका स्कोप मैं समझता हूँ कि बहुत व्यापक है। टोटल ICR का बजट कोई 9,800 करोड़ रुपया है और आप एक कॉर्पस डिक्लेयर कर रहे हैं 1 लाख करोड़ रुपए का। तो क्या डायमेंशन है, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये नए हैं कि पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन जो एग्रीकल्चर में नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर में है, वो भी एग्रीकल्चर सर्च में काफ़ी काम कर रही हैं और बड़ा अच्छा काम काफ़ी इंस्टीट्यूट कर रही हैं, प्लस प्राइवेट सेक्टर की प्राइवेट सेक्टर में। बजट, अंतरिम बजट को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, अगर मैं उसकी आपसे बात करूं तो किन किन ख़ास बातों का इसमें ध्यान रखा जाता है? इसमें सबसे पहले तो देश की प्रायोरिटीज़, नेशनल प्रायोरिटीज़ क्या है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को हम बैलेंस कैसे कर सकें, वेलफेयर और ग्रोथ को हम कैसे बैलेंस कर सकें, और प्लस यदि आपको कोई रीसेंट मेजर हैं जिनसे सफलता मिली है तो उनको और स्ट्रेंथन करना। तो मैं देखता हूँ कि इस सरकार को पिछले कुछ सालों में जो इन्होंने कदम उठाए, उससे अब हमारी इकॉनमी का ग्रोथ दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो जो कदम जिन्होंने हमें दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बनाया, उन फंडामेंटल को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। फिस्कल वित्तीय घाटा जो है उसको हम ना बढ़ने दें, उसको नीचे लाएं, जहाँ तक हो सके 4% पे लाने की कोशिश करें। तो ये मुख्य रूप से चीज़ें हैं। और फिर सेक्टरल बैलेंस भी हैं, रीजनल बैलेंस भी हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के हमेशा बजट बनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है और पूरे राष्ट्र का जो सपना है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हों, तो आपको लगता है कि जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसके तहत हम उसको अचीव कर लेंगे? पिछले 9 साल में हम 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। तो ये तो एक अचीवमेंट है पिछले 9 साल की कि 10वें रैंक से हम 5वें पे पहुँचे हैं। हमारी जो इकॉनमी का पहले तो ये है कि हम इसको $5 ट्रिलियन की इकॉनमी पे लेकर हमें जाना है। फिर ग्रेजुअली 2047 तक हमें $30 ट्रिलियन इकॉनमी के लेवल पे, और जब हम उस लेवल पे होंगे तो शायद उससे काफ़ी पहले आप देखोगे कि हम दुनिया की तीसरी इकॉनमी जो है, सबसे बड़ी तीसरी इकॉनमी बन जाएंगे। बल्कि यदि आप परचेजिंग पावर पैरिटी के एंगल से देखो तब हमारा रैंक और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप यदि बस में बैठो यहाँ से 100 किलोमीटर जाने के लिए तो आपको किराया मान लो 50 रुपये देना पड़ता है। USA में वो 50 रुपये नहीं होगा, वो शायद 250-300 रुपया हो। तो हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी के यहाँ पर 1 लाख की इनकम USA की
4 लाख की इनकम के बराबर है। तो वो भी एक इशू है कि हम उस दिशा में जा रहे हैं और परचेजिंग पावर पैरिटी के एंगल से तो हम और भी बेहतर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई यदि देखे कि डॉलर में क्या है हमारे इकॉनमी, तो 10 से 5 में नंबर पे आना अपने आप में एक आत्मविश्वास देता है कि जिन नीतियों से आप यहाँ आए हो उनको कंसोलिडेट करो तो तीसरे नंबर पे पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो ही मेरे को ऐसा लगता है कि इस बजट में एक गाइडिंग प्रिंसिपल रहा है। रमेश चंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने अनुभव साझा किए सनसद टीवी के साथ। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। तो रमेश चंद जी का मानना है कि भारत का जो विकसित राष्ट्र बनने का सपना है वो पूरा होकर के ही रहेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।